जिसके संग जाट उसी की होगी ठाठ, 20% वाले किसकी खड़ी करेंगे खाट। ये सवाल पूछे जा रहे हैं हरियाणा में दोस्तों। दरअसल हरियाणा में चुनाव प्रचार आज बंद हो रहा है। हालांकि वोटरों ने अपना मन बना ही लिया होगा, लेकिन राज्य में जाट और दलित वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में इनके फैसले के बाद दूसरे समुदाय के थोड़े से भी वोटर इधर से उधर हो जाते हैं तो विधानसभा की रंगत बदल जाती है। फिर भी यहाँ उसी की ठाठ होती है जिसके साथ जाट होते हैं। ये स्लोगन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल देखा जाए दोस्तों तो हरियाणा चुनाव में जो भी नारे गढ़े और लगाए जाएं, जहां जाट और दलित वोटरों की अनदेखी मुमकिन नहीं है। 1966 में राज्य के गठन के बाद से हरियाणा में कुल 33 मुख्यमंत्री जाट समुदाय से ही बने हैं दोस्तों। महज 4 मौके ही ऐसे आए जब दूसरे समुदाय के लोगों को राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें, ये तो आपको पता ही है। इनमें से कम 36 सीटों पर जाट वोटरों की हनक रहती है। विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ 26 से 28% वोटर जाट समुदाय से हैं। वहीं बीजेपी ने अपने चुनाव के मुद्दे अलग रखे तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी जाट की जगह दूसरे समुदाय का दिया। पार्टी ने पहले बिश्नोई समुदाय के मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया तो उन्हें बदला भी इसी समुदाय के नायब सिंह सैनी से। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कांग्रेस भी ऐसा प्रयोग भजन लाल के साथ कर चुकी है, लेकिन कांग्रेसी जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न सिर्फ भजन लाल को पार्टी बल्कि हरियाणा की राजनीति से भी दरकिनार कर दिया था। हरियाणा में जाट वोटरों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है उसे देखकर कहा जा सकता है कि देश के बहुत सारे प्रदेशों को अगर समझा जाए तो वहां किसी एक समुदाय के वोटरों की इतनी बड़ी ताकत नहीं है। इसी से समझा जा सकता है जाट और हरियाणा। पश्चिम यूपी के जाट और हरियाणा के हालात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाट इसी तरह से ताकतवर मतदाता हैं, जहां जाटों और मुसलमानों का कई बार तालमेल हो जाता है। उस स्थिति में उनका फैसला ही निर्णायक होता है दोस्तों। यही आलम हरियाणा में भी है। जाट और दलित मिल जाते हैं तो वे भी निर्णायक स्थिति में आ जाते हैं। इस तुलना की एक वजह भी है। दोनों जगहों पर जाटों के पास खेत है। पश्चिमी यूपी में जाटों के खेतों में मुस्लिम खेतिहार मजदूर के तौर पर काम करते हैं, तो वहीं हरियाणा में दलित उनके खेतों पर काम करते हैं। हरियाणा में दलित मतदाता 20 से 22% माने जाते हैं। हालांकि मंडल के बाद ऐसे मौके कम आए हैं जब जाट और दलित मिलकर वोट करें। वहीं कभी इसी ताकत के भरोसे देवीलाल और बंशीलाल हरियाणा के एक क्षत्रिय नेता बने। अब उसी देवीलाल के उत्तराधिकारी खुद तो अपने को जाटों का असली नेता बताते हैं, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चरण सिंह के वारिसों के साथ हुआ। हरियाणा के जाटों और दलितों को एकजुट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 10 साल अपनी सरकार चलाई। इस बार भी उनकी निगाह सीएम की कुर्सी पर है और वे अपने इसी समीकरण पर यकीन करके चल रहे हैं। अगर पार्टी में जो गुटबंदी अभी दिख रही है उसका प्रभाव भी असर नहीं पड़ा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा फिर हुड्डा और कांग्रेस को ही हो सकता है। लेकिन पार्टी के एक और जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के तेवर देखते हुए इसकी संभावना कम ही दिख रही है। नए और लोकल मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है, फिलहाल इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। जबकि चौटाला परिवार खुद अपने कलह में अभी भी फंसा ही दिखता है। तो ऐसे में चुनाव हो रहे हैं। इधर बीजेपी की बात करें तो उनके पास फिलहाल जो जाट नेता हैं उन्हें पार्टी ने उस तरह आगे नहीं रखा है जैसे कांग्रेस में दिख रहा है। इधर बीजेपी के शासन में एक और फैक्टर महत्वपूर्ण होकर उभरा है, चुनाव में जमीन के कारोबारियों का असर। दिल्ली से पूरी तरह से सटे हरियाणा में रियल एस्टेट का इस तरह से कारोबार होने लगा है कि बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि हरियाणा स्टेट की जगह रियल एस्टेट बन गया है। ऐसे लोगों को बीजेपी अधिक ठीक लगती है। इसकी बड़ी वजह कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने पर इन लोगों को भी सुविधा होती है। ये भी बहुत रोचक है कि हरियाणा ने लोकसभा में जिस पैटर्न पर वोटिंग की है उसी पैटर्न पर विधानसभा में भी हरियाणा के मतदाता वोटिंग नहीं करते रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो राहत वाली बात है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हरियाणा का मतलब है किसान, पहलवान और नौजवान।
तीनों मुद्दों के आसपास ही पूरी की पूरी हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। और देखा जाए खास करके दोस्तों तो कांग्रेस का इन्हीं तीनों पर जोर ज्यादा रहा है। किसानों के मामले को कांग्रेस लगातार उठाता रहा है। वहीं अगर बात करें पहलवान की, तो पहलवानों के मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस हमेशा से बीजेपी पर तंज कसता रहा है। वहीं देखा जाए तो विनेश फोगाट भी कांग्रेस के पाले में है और हाल में उनका एक वीडियो भी दोस्तों वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश आया था कि कॉल करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तीनों मुद्दों पर, और नौजवानों की अगर दोस्तों बात करें तो नौजवान भी अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो देखा जाए तो तीनों ही मामले में, चाहे किसानों का मामला हो तो बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान और सरकार, केंद्र सरकार आमने सामने आए थे वो भी देखा गया। पहलवानों का मुद्दा हो तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो बीजेपी के नेता रहे थे और वो तो उनके से भी सरकार का आमना सामना हुआ। और जो नौजवानों की बात है, बेरोज़गारी की बात है, तो उस पर भी हमेशा से बीजेपी घिरती रही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो है माहौल बन सकता है कांग्रेस के पक्ष में, और जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार वहां से यानी कि हरियाणा से बाजी मार सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या होने जा रहा है हरियाणा में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।